नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पे। और मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के सामने हाजिर हूं। और आज के इस शो के माध्यम से हम जानने वाले हैं जो सवाल हर DSSB एस्पिरेंट के जहन में घूम रहा है आजकल कि क्या है DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस का सिलेबस, क्या पढ़ा जाए, क्या चीज फिजिक्स से आने वाली है, कौन कौन से टॉपिक्स केमिस्ट्री से आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स बायोलॉजी से आने वाले हैं। आइए देखते हैं इस सेशन के माध्यम से कि क्या क्या पढ़ना जरूरी है DSSB में सिलेक्ट होने के लिए फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस। तो सिलेबस की ओर रुख करेंगे। सिलेबस आपको आज के सेशन में DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस का बता रहा हूं। एक दिन में आके आपको आरपीएससी की जो सिलेबस है वो भी बताऊंगा फॉर टीजीटी एज वेल एज पीजीटी एस्पिरेंट्स। DSSB पीजीटी के लिए क्या सिलेबस होगी इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। लेकिन बहरहाल टीजीटी के लिए क्या सिलेबस है हमारी बायोलॉजी के लिए, ये देखते हैं। बायोलॉजी के लिए जो आपको स्टडी करनी है उसमें सबसे पहले होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको टैक्सोनॉमी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी जो अर्नस्ट हीकल ने दिया, कोपलैंड ने दिया, आर.एच. विटेकर ने दिया, तो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपको यहां जानना है। किंगडम में मोनेरा किंगडम में कौन आते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में कौन आते हैं, फंगी में कौन आता है, प्लांटी में कौन आता है और एनिमैलिया में कौन आते हैं, ये आपको स्टडी करना है पहले टॉपिक में। फिर आपको बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें बैक्टीरिया के आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसके सेल वॉल, उसकी रिप्रोडक्टिव फीचर्स, उसके हार्मफुल एंड इकोनॉमिकल जो बेनिफिट्स हैं वो आप स्टडी करते हो, उसके रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को स्टडी करते हो, उसके न्यूट्रिशन को स्टडी करते हो, उसके द्वारा की जाने वाली रेस्पिरेशन को आप स्टडी करते हैं। वायरस के बारे में स्टडी करना है, विरियॉन्स के बारे में, प्रायंस और बैक्टीरियोफाज के बारे में। साथ ही साथ फंगी, उसके सारे क्लासेस को भी स्टडी करना है, वेदर इट इज ब्रैकेट फंगी, सैक फंगी, इम्परफेक्ट फंगी, एस्को, फाइको, ड्यूटेरो, है ना, बेसिडियो, सबको स्टडी करना है। प्लांट किंगडम में टीबी, पीजे यानी थैलोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एकदम डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखो, सुनो, बाद में दोबारा ये ना पूछना कि सर क्या पढ़ना है, अब तक क्लियर नहीं है, ठीक है। एनिमल किंगडम में आपको नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स पढ़ना है। नॉन कॉर्डेट्स में प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडारिया, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथस, नेमाथलमिंथस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिट्स, हेमिकॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स में सुपर क्लास स्पाइसेस, और टेट्रापोडा में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, डेवलपमेंट कैसा है, फर्टिलाइजेशन कैसा है और एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें आपको जाननी होती है। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, मतलब सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज होते हैं वो आप स्टडी करते हो। एनिमल टिश्यूज में आप एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और न्यूरल, ये 4 टिश्यूज पढ़ते हैं और उसके जो मॉडिफिकेशंस हैं, वेदर इट इज स्क्वामस, वेदर इट इज कल्यूमनर, वेदर इट इज क्यूबॉइडल, वेदर इट इज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, वेदर इट इज केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, ये आप पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू में। प्लांट मॉर्फोलॉजी में आप रूट, स्टेम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट और इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं। जड़ के बारे में, तने के बारे में, पत्ती के बारे में, फूल के बारे में, पुष्पदल के बारे में, उसके बाद फ्रूट के बारे में, फल के बारे में, ये सारी चीजें हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में और हमारी सिलेबस क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जिसमें राइट फ्रॉम कॉप्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सारी क्रमबद्ध तरीके से हमें पढ़नी होती है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनिटी, इन्फ्लामेशन, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इसके बाद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, उससे क्या फर्क पड़ता है, बैक्टीरियल डिजीजेस, प्रोटोजोआन डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, इसके अलावा हेलमिंथिक डिजीजेस, ये आपको करनी है। जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जितने भी टाइप्स ऑफ क्रॉसेस हैं, क्रोमोसोमल और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये आपको जेनेटिक्स में करना होता है, और साथ ही साथ डीएनए, आरएनए की जानकारी, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एवोल्यूशन में प्लांट्स, एनिमल्स और इस पूरे अर्थ की एवोल्यूशन की हिस्ट्री जाननी होती है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको प्रिंसिपल्स यानी क्या क्या तरीके हैं जिससे जीवाश्मों का या जीवों का इस्तेमाल करके ह्यूमंस अपने लाइफस्टाइल को
बढ़ा रहा है, बढ़ोतरी दे रहा है इन टर्म्स इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन और इंडस्ट्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छूट गया है, उसे ध्यान रखना, इकोलॉजी। इकोलॉजी में एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर और उसके कंजर्वेशन से संबंधित अध्ययन करनी होती है। यह है आपकी टीजीटी की सिलेबस। सर लेवल क्या होगा? बेटा लेवल मैं बता दूं, 9th 10th एनसीईआरटी से रहेगी आपकी 55%, 11th 12th से रहेगी आपकी 45%, 40 to 45%, एंड यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट से, ग्रेजुएशन के सिलेबस से आपकी 5% आने वाली है। दिस विल बी द लेवल फॉर बायोलॉजी, ठीक है ना। अगर मैं ये सिलेबस 2021 के पेपर के रेस्पेक्ट में बताऊं तो आपकी लेवल कुछ ये रहेगी, जिसमें 9th-10th एनसीईआरटी से आपकी पूछे जाने वाली है 55%, 11th-12th से पूछे जाने वाली है 40 to 45%, एंड अंडर ग्रेजुएट से 5%। अगर मैं 2021 से पहले 2018 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो 2018 के रेस्पेक्ट में 11th-12th से बेटा पूछे जाने वाला है 65%, 20 to 25% पूछे जाने वाला है 9th-10th से, 9th-10th या 6 to 10th आप समझ लो, 6 से 10वीं तक में आपको पूछे जाने वाला है 25%, एंड 10%, 5 to 10% पूछी जाती है आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक। यही चीज सिमिलरली रिपीट होगी फॉर केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। अगर 2021 के हिसाब से चले तो 6 to 10 तक की जो साइंस है वो पूछी जा रही है 45 to 55%, 11th-12th की जो है कंटेंट, लेकिन टॉपिक्स जो होंगे वो सेम होंगे। ये ध्यान रखिएगा, टॉपिक्स जो होंगे वो ये होंगे, और ये सारे टॉपिक्स अगर आप एनसीईआरटी को हूबहू फॉलो करो तो ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं क्लास 11th-12th के। तो 6 to 10 तक की एनसीईआरटी तो पढ़ ही जानी है, जो कि आप सब आई गेस 15 से 20 दिनों में आराम से पढ़ जाओगे। बट ये कंटेंट को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है और हर एक बात ध्यान से देखते रहना है। केमिस्ट्री में हमें क्या क्या करने की जरूरत है? तो केमिस्ट्री में बेटा देखिए, ऑर्गेनिक में बस आपको इतना ही करना होता है। ऑर्गेनिक में आपसे सिर्फ यूपैक नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। यूपैक नोमेनक्लेचर में यू ऑल्सो नीड टू स्टडी अबाउट आइसोमरिज्म और थोड़ी सी रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे कार्बोकटायन है ना, कार्बन आयंस क्या होते हैं, कार्बीन्स क्या होते हैं, नाइट्रीन्स क्या होते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को भी पढ़ना होता है, साथ ही साथ आइसोमरिज्म। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आप स्टेरिक एंट्रेंस और बाकी जितनी चीजें हैं, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, सब यहां पे स्टडी कर लोगे। एंड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, दीज 3 यू हैव टू स्टडी। इससे ज्यादा ऑर्गेनिक में नहीं पूछा जाता। अगर आपको ये लग रहा हो कि क्लास 12th के सिलेबस में जैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, नाइट्रीन्स, इन सब के बारे में पूछा जाएगा तो उतने डेप्थ में जाके टीजीटी में अभी तक सवाल नहीं पूछी गई है। हाँ, नेम रिएक्शंस डायरेक्ट हैं जो पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी केमिकल एंड मॉलिक्यूलर अरिथमेटिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी, ये सब ध्यान रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं, वेदर इट इज हाइजेनबर्ग कंसर्टेंटी प्रिंसिपल, ऑफबाउस रूल, वेदर इट इज हुंड्स रूल, जितने भी नियम हैं, ऑर्बिटल्स कंसेप्ट, ऑर्बिटल के डायग्राम्स, electronic configuration, all those laws must be revised properly। and periodic table में elements की properties and their relationship, periodicity उनकी क्या रही है with respect to their individual position in the periodic table as per column and groups, ये आपको ध्यान रखना है। chemical bonding में 3 theories आपको पढ़ना होता है, that is VBT, MOT and VSEPR, valence bond theory, molecular orbital theory and valence shell electron pair repulsion theory। वसेपर लिखते हैं लेकिन पढ़ते वेस्पर हैं। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, वेयर वी स्टडी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल एंड आयनिक रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन, वेयर विल बी स्टडीइंग ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस, नेमली जो न्यूट्रलाइजेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये 4-5 तरीके के रिएक्शंस हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्या चीजें हैं, इससे रिलेटेड हम चीजें पढ़ते हैं। और बेटा इनऑर्गेनिक में एसपीडी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन उस ग्रुप में आते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेटलर्जी में मेटल्स, उनके ओर्स, उनके अलॉयज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओर्स एंड अलॉयज तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओर्स, अलॉयज, उसके इंडस्ट्रियल यूज, केमिकल कंपाउंड्स,
इसकी पूरी पीडीएफ भी पुराने वाले पेड बैचेस में तो मैं शेयर कर ही चुका हूं, आगे वाले बैचेस में भी मैं इसको बताऊंगा। एक नई बैच आपकी फाइनल टच प्रिपरेशन के लिए अनाउंस की जा रही है फ्रॉम द टीम ऑफ अड्डा 247, दैट टू टीचर्स अड्डा, जिसमें मैं केमिस्ट्री इस बार नहीं पढ़ाने वाला हूं। केमिस्ट्री पढ़ाएंगी आयुषी मैम, और बायोलॉजी और फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपके DSSB की तैयारी के लिए। तो कुल मिला के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है एक एक करके मैंने आपको समझाई दिया। लेकिन बेटा जितनी बातें मैं बोले जा रहा हूं, इन सबको जब आप पढ़ोगे तो टॉपिक वाइज आपको कंटेंट को सेग्रीगेट कर लेना है कि अच्छा इतनी थ्योरीज है और इस थ्योरी से रिलेटेड ये एक न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस कर लें। सर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कहां से करें? बेटा अगर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिस करो, तो आई विल गो फॉर एमटीजी पब्लिकेशंस को आप यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। इसके अलावा आप पी बहादुर फॉर अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के एप्लीकेंट हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि पी बहादुर फॉर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री जरूर करें। एमटीजी पब्लिकेशंस फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये आप कर लो, बेहतर है एमसीक्यूज के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीक्यू स्पेशल बैच भी लेके आएंगे हम, जिससे आपको एमसीक्यू की कोई तकलीफ ना हो, ये हम सॉल्व करते रहेंगे और डेली बेसिस पे इसकी मैं रिव्यू लेता रहूंगा। फिजिक्स में सर क्या क्या करना होगा? बेटा फिजिक्स में सबसे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, मतलब 1D 2D 3D मोशन में आपको सारी बातें समझ लेनी है। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। कंसेप्ट में डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, उसके बाद 2D में क्या, वर्टिकल मोशन में क्या, अंडर ग्रेविटी क्या, पुली के तरफ क्या, स्प्रिंग मोशन में क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन हो तो साइड क्या हो, स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो क्या हो। तो मतलब पूरी जो मैकेनिक्स है ना, पूरी जो मैकेनिक्स है वो कवर करती है लगभग आपके यहां तक, है ना। जो स्टार्टिंग की जो आपकी बेसिक मैकेनिक्स होगी वो डील करेगी इन पहले 4 चैप्टर से, और इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें आप स्टडी कर लोगे, इंक्लूडिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, जहां टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ एनर्जी, पावर एंड एनर्जी कन्वर्शंस को भी समझेंगे। ग्रेविटेशन में इफेक्ट ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ, इसके अलावा ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन लॉज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट्स एंड लॉ ऑफ केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये हम समझेंगे। हीट के कन्वर्शंस, टेंपरेचर स्केल्स, थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिकल एंटिटीज को हमें समझना है। सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन वी डील विद फिजिक्स, क्योंकि सॉलिड्स में पूछा जाएगा स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर के बारे में, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, डिफॉर्मेशन पॉइंट के बारे में। और जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ आएंगे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस इन फ्लूइड मैकेनिक्स इंक्लूडिंग बर्नौलीज थ्योरम। साउंड एंड वेव्स में टाइप ऑफ साउंड्स, टाइप ऑफ वेव मोशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशंस, देन वी हैव एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारे रिलेशंस थोड़े से स्टडी करने हैं। रिवर्बरेशन, एको क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में लाउडनेस, पिच, टिम्बर और क्वालिटी क्या कहते हैं, ये सारी चीजें स्टडी करनी है। रे ऑप्टिक्स में यू नीड टू स्टडी ऑल द डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइट एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, ये सारी चीजें स्टडी करनी है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके डिफेक्ट्स भी आपको देखने हैं। रे ऑप्टिक्स में आपको लेंस मेकर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिफरेंट फेनोमेना रिलेटेड टू ऑल दोस मैंने जो नाम लिए 7, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, इन सब के बारे में आपको जानना है और फेनोमेना डिस्कस करने हैं। Electrostatics will be dealing with charge, field, potential, capacitance, resistance, then combination of capacitors, combination of resistance. In current electricity we'll be discussing with Ohm's law, Kirchhoff's law. बेटा जो जो बोले जा रहा हूं लिखा नहीं हूं लेकिन मुंह से निकले जा रहा है, नोट करते रहो अगर नोट करना है कि सर क्या आएगा। मेरे द्वारा बोला गया जो जो अल्फाज है वही आपकी सिलेबस है, जो मैं नहीं बोल रहा हूं वो नहीं है, इसके अलावा जो भी नहीं बोल रहा हूं वो नहीं है, ध्यान रखना, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना। पूरी 11th 12th जैसे आप अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो वैसे भी नहीं पढ़ना, आपको वही चीजें पढ़नी है जो DSSB में आएंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर्चॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इनके प्रॉपर्टीज, मीटर ब्रिज और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये ध्यान रखना है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म क्या है, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI,
ये ध्यान रख लेना है। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम राइट फ्रॉम कॉस्मिक वेव्स टू लोअर लो डेंसिटी रेडियो वेव्स तक हम स्टडी करते हैं, यानी द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मॉडर्न फिजिक्स में वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, न्यूक्लियाई, देयर इनर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। This is all. This is what your DSSB TGT physics syllabus requires. तो बेटा देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, देखने में भले ये छोटा लग रहा है लेकिन काफी सारी चीजें हैं। और सर अभी से आज से अगर मैं तैयारी करना स्टार्ट करती हूं या करता हूं तो सर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज ऐसी तो बात है नहीं कि पहली बार ये सब आप स्टडी करने वाले हो, क्लास 11th में आपने एडमिशन लिया है, इन सब के बारे में आपको जानकारी है, बस आपको ब्रशअप चाहिए। तो इसी ब्रशअप के लिए आप सभी के लिए बेटा एक नई बैच भी लाई जा चुकी है जो कि 21st से आई रिमेंबर स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें एनरोलमेंट जिन लोगों ने नहीं लिया वो ले लेना, और जिन लोगों के पास टीचिंग का महापैक था उनके पास तो ऑटोमेटिकली उसका जो डैशबोर्ड में उनके जुड़ जाएगा। तो उस बैच को जरूर देखते रहना, शायद मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो जाए। अब जितनी बातें मैं बोला उसको पढ़ना कैसे है बेटा? यू हैव टू स्प्लिट अप योर कंटेंट। मान लो आप सर्कुलेटरी ही पढ़ रहे हो बायोलॉजी में, है ना, बायोलॉजी में सर्कुलेटरी पढ़ रहे, इसमें आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो मान लिया आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो, जीओसी ही पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो बेटा आइसोमेरिज्म जब पढ़ रहे हो तो आपको डिवाइड कर लेना होगा। अगर जीओसी पढ़ रहे हो, अगर आप जीओसी पढ़ रहे हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि अरे यार जीओसी में तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी है, नोमेनक्लेचर भी है और आइसोमेरिज्म भी है। तो जब तक नोमेनक्लेचर नहीं आएगा तब तक आइसोमेरिज्म पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, और जब तक ये दोनों नहीं आएगा इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो प्रायोरिटी शुड बी सेट, क्या कब किसके बाद क्या करना है। नोमेनक्लेचर पढ़ा, नोमेनक्लेचर करने के बाद आइसोमेरिज्म पे गए, आइसोमेरिज्म में एक बार में हो सकता है आइसोमेरिज्म समझ में ना आए, तो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट्स हैं, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। तो पहले हम स्ट्रक्चरल को कर लेंगे, अगले दिन हम स्टीरियो को कर लेंगे, क्या दिक्कत है? एक दिन ज्योमेट्रिकल कर देंगे, एक दिन ऑप्टिकल कर लेंगे, लेकिन जो भी करें बढ़िया से करें। तो अपने कंटेंट को स्प्लिट करना सीखिए, वरना एक एक चैप्टर उड़ाने की कोशिश करोगे एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, मुश्किलातें आएंगी। सर्कुलेटरी में जैसे कई सारे टॉपिक्स हैं, आप ब्लड को अलग पढ़ना, ब्लड क्लॉटिंग को अलग पढ़ना, ब्लड ग्रुपिंग को अलग पढ़ना, उसके बाद ब्लड कॉर्पसल्स को तो अलग पढ़ ही लिया, उसके बाद ह्यूमन हार्ट को आप अलग पढ़ना, ह्यूमन हार्ट के डिसऑर्डर्स को आपको अलग पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, ये सब आपको अलग पढ़ना है। तो अपने कंटेंट को स्प्लिट करना सीखिए, तभी आप सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर अप कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्या है कि सर एक बार में एक यूनिट, एक चैप्टर, एक खत्म करिए। बेटा यही तो सबसे बड़ी अड़चने हैं आज तक आपके जिंदगी में, कि हमेशा ये चाहते हो कि एक बार में पूरा उखाड़ दे। अरे एक बार में थोड़ी होगा, कोई भी चीज हो सकता है कि एक दिन में एक टॉपिक भी आपसे खत्म ना हो, तो घबराना नहीं है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आधे घंटे में पढ़ लिए, लेकिन आपके लिए अगर वो 2 दिन लगता है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? आज आपने आधा करा, कल आपने आधा करा, कम से कम हुआ तो हुआ आपका। तो नेवर गो वन थिंग एट अ टाइम, उसको ब्रेक कीजिए, एक ही चीज को ब्रेक कीजिए, दैट विल बी इजियर फॉर यू एटलीस्ट स्टडी के दौरान, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे कई सारे हैं, कोहेशन है, एडेशन है, कैपिलैरिटी है, सरफेस टेंशन है, बर्नौलीज थ्योरम है। तो एक एक दिन 2-2 3-3 टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी फ्लूइड मैकेनिक्स एक दिन में याद करना शायद संभव ना हो पाए, क्योंकि सबके प्रिंसिपल्स अलग हैं। आर्किमिडीज का अलग है, कैपिलैरिटी का अलग है, सरफेस टेंशन का अलग है, विस्कोसिटी का अलग है, कोहेसिव फोर्स का अलग है, एडेसिव फोर्स का अलग है। तो ब्रेक 3 छोटे छोटे पॉइंट्स एंड देन स्टडी, और तब बताइए कि होता है कि नहीं। और एक कॉपी अपना बनाया करो, नोटबुक बनाया करो, और उसमें नोट करो कि आज मैंने क्या किया, आज क्या किया। जरूरी नहीं कि सर आज फिजिक्स किया और कल जो प्लान किया था वो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसे काट दो ना, कैंसिल करो। अपना मार्क बुक बनाओ कि मैंने क्या सोचा था और मैंने क्या किया। देन ऑन अ स्केल ऑफ 20 डेज आप देखना कि आपकी इंप्रूवमेंट कहां है। नेवर गो कि मेरा ये चैप्टर खत्म करूंगी या करूंगा तभी नेक्स्ट पे जाऊंगा। क्यों भाई? दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो किसी एक चीज में महारत पूर्णतया है? हाँ, आप मेडिसिन डिपार्टमेंट से हो, आप डॉक्टर हो, तो क्या आप खाना नहीं खाते? क्या आप गंदगी मचा दे तो साफ नहीं कर पाते? हमें हर चीज की जानकारी होती है, किसी किसी चीज में हम स्पेशलाइज करते हैं।
दैट टू ड्यू टू आवर डेडिकेशन इंटेंशन, राइट। वैसे ही जब आप तैयारी कर रहे हो तो पूछा सब जाएगा, चैप्टर तो सारे पूछे जाने वाले हैं, तो अगर थोड़ी थोड़ी चीजें ही अगर थोड़े थोड़े करके सब में से करने लगो तो एक दिन थोड़ा थोड़ा करके सब पूरा हो जाएगा। लेकिन अब ये सोचोगे कि नहीं पहले ये खत्म होगा तभी दूसरे पे जाएंगे, तो बेटा ऐसे जीत हार में तब्दील हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो स्प्लिटिंग योर कंटेंट इज मस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा ये तो बाइबल है, एनसीईआरटी इज बाइबल, 6 to 10 तक की एनसीईआरटी घोल के पी जाओ, है ना, एकदम रेगुलर रिवीजन चाहिए इसका, है ना। छोटी छोटी बातें होंगी उसमें ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ये सबसे लीस्ट टाइम रहेगा। कब पढ़ना चाहिए सर? अर्ली मॉर्निंग, नेवर, कभी भी अर्ली मॉर्निंग बायोलॉजी लेके नहीं बैठिए, अर्ली मॉर्निंग बायोलॉजी लेके कभी नहीं बैठिए। आपके लिए क्या करना है, बायोलॉजी को हमेशा आप तब इस्तेमाल कीजिए जब आप थक रहे हो, इंटरेस्ट टूट रहा है चीजों में, तो बायोलॉजी को उठाइए। ये क्या करेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की टाइम को कंपनसेट करेगा। एक तरफ आप जब फ्रेश मूड में हो और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए केमिस्ट्री से, दोपहर का टाइम रखिए आप अपने बायोलॉजी के लिए, और शाम के टाइम जब तक अब मतलब शरीर अब आखिरी दम तक लड़ने वाला है तब पूरा फिजिक्स करना स्टार्ट कीजिए। तो कीप योर इवनिंग टाइम फॉर फिजिक्स, दोपहर फॉर बायोलॉजी एंड अर्ली मॉर्निंग फॉर केमिस्ट्री। आप चाहे तो शफल कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में, लेकिन बायोलॉजी जब मन चाहे, उसका कोई टाइम नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है, जितना पढ़ो उतना अच्छा। तो 6 to 10 एनसीईआरटी रोज तो आपको करना ही है रेगुलर। और बेटा 11-12 की जो एनसीईआरटी है, 11-12 की जो एनसीईआरटी है, आप 11th के लिए रोजाना 1.5 आवर्स दो डेली, देखिए कैसे नहीं होता। और इसके लिए रोजाना 1.5 आवर्स दो डेली, 3 घंटे आपको तो एनसीईआरटी को देने पड़ेंगे। फिर DSSB के हर एक टॉपिक, हर एक सवाल बनेगा, अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। द थिंग इज वी डोंट प्रेशराइज और थोड़ा सा पुश अपने आप को ही हम नहीं करते। हर चीज अगर अवेलेबल होता ऐसे ही तो कोई भी सबसे पहले जाके फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला फायदा उठा लेता ना। आपको कंपीट करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है, रॉ मटेरियल्स जरूरी है। तो कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। और सिलेबस आपकी क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। बेटा एकदम एलिमेंट्री नॉलेज, किसी में भी डेरिवेशंस में एंट्री करनी नहीं है, कोई भी डेरिवेशंस में एंट्री नहीं करनी है। मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन वाइक्लोट्रॉन नहीं पूछ रहा, सोलिनॉइड टोरॉइड के फॉर्मूलाज आपको बस ध्यान रखने हैं, उसके डेरिवेशंस में नहीं जाने हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो दिस वाज सिलेबस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, बेटा आपके लिए नियुक्ति बैच, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कह रहा था, नियुक्ति बैच लाइव हो रही है 23 जून से लाइव हो रही है 10 से 6:30 के बीच, ठीक है ना। तो ये टीजीटी नेचुरल साइंस बैच 23 जून से लाइव हो रही है। तो इससे बेहतर मौका अपने तैयारी को मांझने का और बेहतर नहीं है। सिलेबस बता दिया, कहां से करना है, कैसे करना है, वो भी बता दिया। इस बैच से फायदा ये होगा कि 2 वे इंटरैक्टिव सेशंस मिलेंगी रोजाना। फिजिक्स और बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री आयुषी मैम पढ़ाएंगी। ई बुक्स आपको मिलेंगे जिससे आप अपने कंटेंट को साइड से ब्रश अप कर पाओ, पिछले ईयर्स में क्या आ चुके हैं वो सारी चीजें दिखती रहेंगी। पीडीएफ्स आपको क्लास की प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और जो नोट्स दिया जाना है इंस्टीट्यूट की तरफ से वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम टाइम पे आपके लिए मॉक टेस्ट अरेंज किए जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस। अगर आपके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट को आप क्लियर कैसे करोगे, इसके लिए स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके लिए अरेंज किए जाएंगे फॉर दिस बैच विच इज गेटिंग लाइव ऑन जून 23rd। इस बैच को लेने के लिए आपको कूपन कोड Y223 अप्लाई कर देना है। ये बैच कहां मिलेगा सर? बेटा अड्डा 247 ऐप, अड्डा 247 24/7 अड्डा 24/7 ऐप को आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद सीधे DSSB TGT नेचुरल साइंस को आप सर्च कीजिए, वहां ये बैच दिख रही होगी। बाई नाउ के ऊपर व्यू ऑफर्स आ रही होगी, उस ऑफर्स पे जाइए, कूपन कोड आपसे मांगा जाएगा, कूपन कोड लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगी। एनरोलमेंट लीजिए, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। शॉर्टकट तरीका, देयर इज नो अदर वे टू गेट सिलेक्शन इन DSSB। सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो अपने आप को भीड़ के अंदर आगे ले जाने के लिए आपको पोलराइज होना पड़ेगा ही। जो पोलराइज हुआ वही आगे गया, बाकी तो स्कैटर कर जाएंगे, आपको पोलराइज होना ही पड़ेगा। एंड फॉर पोलराइजेशन योर इंटेंसिटी शुड बी एट अ डेफिनेट पाथ, एक सचेत और एक
मतलब कह सकते हो स्टैटिक कांस्टेंट एक पाथ पे आपको काम करना पड़ेगा, जो एक तरफा भी हो और कांस्टेंट भी हो, तभी जाके काम होगा। कभी यहां किया कभी वहां किया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। और ऐसी जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, समय समय पर मैं आपको इत्तला करता चलूंगा। और DSSB TGT नेचुरल साइंस, पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ ही साथ आरपीएससी और यूपी टीजीटी एग्जामिनेशंस की जो वैकेंसी आ रही हैं, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ट्रिक्स, टिप्स, टेक्निक्स, कुछ डेटाज, कंटेंट, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज जो होंगी वो भी अब मैं डेली बेसिस पे आपसे साझा करूंगा। रोजाना जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा के साथ, ताकि रोज की लाइव अपडेट्स आपको मिलती रहे कंसर्न्ड टू योर एग्जामिनेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।